नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको परिवेश और विज्ञान के प्रथम अध्याय का अगला भाग पढ़ाऊंगी। देखिए, कपड़ों के लिए हमें किस तरह पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कपड़े किससे बनते हैं? धागे से बनते हैं। यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। ये कपड़ा किससे बनता है? धागा कहाँ से प्राप्त होता है? तंतु से। किससे प्राप्त होता है? तंतु से। ठीक है। तो तंतु हम कहाँ से पाते हैं? क्या आप बता सकते हो कि तंतु हम कहाँ से पाते हैं? नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम तंतु कहाँ से प्राप्त करते हैं। तंतु हम पेड़ से ही प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ दिया है, तंतु हम पेड़ से ही प्राप्त करते हैं और कुछ तंतु प्राणियों से पाए जाते हैं। प्राणियों के द्वारा जो तंतु हमें मिलता है उसके बारे हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, चित्र में दिखाया गया है, ये कपास का पौधा है। ठीक है। कपास के पौधे में देखिए कितने सुंदर रुई लगी हुई है। इसी रुई के रेशे निकालकर धागा बनाया जाता है। फिर इसी धागे से क्या किया जाता है? कपड़े तैयार किए जाते हैं। सिर्फ कपड़े बनाने के काम में ही तंतु का उपयोग होता है ऐसा नहीं है। इसी तंतु से बनाई जाती है रस्सी। ठीक है। जैसे नारियल की रस्सी, सुतली की रस्सी, इसी तरह तंतु से भी रस्सी बनाई जाती है। इसके अलावा विभिन्न वस्तुओं को ले जाने के लिए हमें बस्ता या बैग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए जूट का बैग कैसे बनता है? पाट के तंतु से। किससे बनता है? पाट के तंतु से। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है, कपड़े तैयार करने में पेड़ किस प्रकार से सहायता करते हैं। प्राचीन काल में कपड़े तैयार करने में उद्भिज को कैसे उपयोग में लाया जाता था, यह लिखना होगा। यहाँ पर उद्भिज के नाम दिए हैं। उद्भिज का कौन सा अंश है यह? अभी किस रूप में प्रयोग होता है? पहले किस रूप में प्रयोग होता था? तो कपास, उद्भिज का नाम क्या है? कपास। कपास का कौन सा अंश? फल। फल में क्या होती है? रुई होती है। इसे अभी किस रूप में प्रयोग किया जाता है? कपड़ा बनाने में। पहले रस्सी, बैग, गद्दा इत्यादि बनाने में किया जाता है था। इसी प्रकार सेमल का फल, उससे भी रुई प्राप्त होती है। कपड़ा बनाने में प्रयोग होता है। पहले इससे रजाई और तकिया बनाया जाता था। पाट का तना, उससे जो रेशे निकलते हैं उससे अभी कपड़ा, बैग और गलीचा बनाया जाता है। पहले रस्सी बनाई जाती थी। नारियल सूखे फल से प्राप्त रेशा है। अभी रस्सी बनाई जाती, पहले ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। ईंधन यानी जलाने के लिए। शहतूत, इसकी पत्तियां रेशम के कीड़े खाते हैं। रेशम वस्त्र, साड़ी बनाई जाती है। पहले सिर्फ रेशमी वस्त्र का प्रयोग होता था। पेड़ पौधे से जो अन्य चीज़ें हमें मिलती हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है कि जो भी पुस्तकें हम पढ़ते हैं वे पुस्तकें कैसे बनती हैं। पेड़ से मिलता है हमें कागज, और उस कागज से तैयार की जाती है किताब।
कागज पर हम सभी लिखने पढ़ने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं कागज पर? कागज पर हम सभी लिखने पढ़ने का काम करते हैं। किताब या कॉपी को बांधने में लगता है गोंद या लेई। यह भी हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है। तो अनेक रूप में इस काम के लिए कृत्रिम रूप से तैयार गोंद का भी प्रयोग किया जाता है। लकड़ी से बनी वस्तुओं को चमकाने के लिए पॉलिश की आवश्यकता पड़ती है। पॉलिश तैयार करने के लिए जो वार्निश लगती है वह पाइन और शाल जैसे पेड़ से मिलती है। वार्निश किससे मिलती है पॉलिश करने के लिए? लकड़ियों पर पाइन और शाल जैसे पेड़ से मिलती है। देखिए, वट वृक्ष का जो उत्सर्जी पदार्थ सादा दूध जैसा एक लसलसा द्रव निकलता है उसमें से, ठीक है। उस लसलसे द्रव से क्या बनाया जाता है? रबर। रबर के पेड़ से एक प्रकार का जो द्रव निकलता है उसके द्वारा भी रबर तैयार की जाती है। इस रबर से पहले गाड़ी का चक्का तैयार होता था। अवश्य ही इन दिनों चक्कों के लिए भी कृत्रिम रबर का प्रयोग होता है। प्राकृतिक रबर से आज भी पेंसिल का दाग मिटाने वाला रबर तैयार किया जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहते हैं? रबर को इरेजर। क्या कहते हैं? इरेजर। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पेड़ पौधे हमारी स्वास्थ्य रक्षा के लिए किस प्रकार मददगार है? किस प्रकार? मलेरिया की दवा कुनैन की छाल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? कुनैन की छाल से बनाई जाती है। कुनैन सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से मिलती है। कुनैन किससे मिलती है? सिनकोना नामक पेड़ की छाल से मिलती है। कुनैन सिनकोना पौधा का एक प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ है। अन्य औषधीय पौधे क्या क्या हैं? सर्पगंधा, तुलसी, बसाक, ठीक है। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। पता है ऑक्सीजन कैसे मिलती है? पेड़ पौधों से। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। ये ऑक्सीजन कौन त्यागते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ऑक्सीजन को त्यागते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस वे खुद ले लेते हैं। पेड़ खाने की तैयारी के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस वजह से परिवेश में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण बढ़ जाने पर वातावरण में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन रखना बहुत ही जरूरी होता है। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है किस तरह निर्भर करते हैं, किस किस उद्भिद से पाते हैं, उद्भिद के किस अंश से पाते हैं। तो मनुष्य किस प्रकार उद्भिद के ऊपर निर्भर करता है। यह सारणी दी गई है, इस सारणी को हम भरेंगे। मैंने यह भरा है, मैं आपको बता देती हूँ। लकड़ी को पॉलिश करने के लिए किस उद्भिद? बबूल, देखिए, लकड़ी को पॉलिश करने के लिए पाइन और शाल जैसे पेड़ की जरूरत पड़ती है। तना और शाखा किस अंश से पाते हैं? तना
शाखा। ठीक है, पेंसिल का दाग मिटाने वाला रबर, वट वृक्ष। कौन सा वृक्ष? वट वृक्ष। तना, शाखा। मलेरिया की दवा बन कुनैन, किस उद्भिद से? सिनकोना। पेड़ की छाल। किताब बांधने के लिए गोंद, बबूल। तना, शाखा। साइकिल, मोटर कार इत्यादि का टायर ट्यूब बनाने के लिए रबर, वट वृक्ष, तना। ठीक है, यहाँ होगा पाइन और शाल। ठीक है, आगे चलते हैं। पेड़ पौधे किस तरह प्राणियों के ऊपर निर्भर करते हैं? अब तक हमने पढ़ा कि प्राणी या मनुष्य किस तरह पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे किस तरह प्राणियों के ऊपर निर्भर करते हैं। देखिए, मधुमक्खी जब किसी पौधे के फूल पर बैठती है तो उसके पैरों पर क्या चिपक जाता है? परागकण। क्या चिपक जाता है? परागकण। ठीक है, तो यही परागकण से भरी हुई तितली या मधुमक्खी जब एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है तो क्या होता है? पराग मिलन होता है। क्या होता है? पराग मिलन होता है। देखिए, यहाँ प्रश्न दिया गया है, मधुमक्खी तितली के शरीर और पैरों में क्या लग गया था? क्या? परागकण। मधुमक्खी और तितली को एक फूल से दूसरे फूल पर बैठने से क्या होता है? पराग मिलन। क्या होता है? पराग मिलन। ठीक है, जब एक से अधिक फूलों के रेणु का मिश्रण होता है तो इससे पराग मिलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दूर दूर तक बिखरे फल और बीज की क्या उपयोगिता है? कभी कभी हम देखते हैं कि पेड़ पौधे जहाँ तहाँ उग जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, यहाँ चित्र दिया गया है, ये 3 चित्र दिए गए हैं। पक्षी फल खा रहा है, फल खाता है तो फल का कुछ भाग ये खा लेता है और बीज नीचे गिर जाता है। ठीक है, और कई बार पक्षी क्या करते हैं? फल को तोड़कर मुंह में दबाकर, चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं, और उड़ते समय वो फल पक्षी के मुंह से कहाँ गिर जाता है? मिट्टी में गिर जाता है। मिट्टी में गिरने से क्या होता है? फल एक बीज के रूप में रह जाता है। उस बीज से ही एक नन्हा पौधा अंकुरित हो जाता है, तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी तरह चमगादड़ फलों को खाता है। फलों को खाता है तो उसमें उसके बीज भी होते हैं, गुद्देदार फलों के में, जैसे अमरूद हुआ है ना, अमरूद में तो काफ़ी बीज होते हैं। खाता है तो, लेकिन वो फल के बीज को कभी कभी हजम नहीं कर पाता, तो यह बीज उसके मल के साथ ही बाहर आ जाता है और एक समय छोटा पौधा इसी के भीतर ही अंकुरित हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिया है चमगादड़ के बारे में। और कुछ चोर पुष्पी होते हैं। देखिए, ये है चोर पुष्पी, ये है कुत्ता, इसके रोयों में चिपक गया है और ये जब दूसरी जगह जाकर बैठता है
या अपने शरीर को झाड़ता है तो वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, तो उससे भी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न, चौरपुष्पी पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए यहाँ दिया है चार्ट में कौन से प्राणी फल और बीज को बिखेरते हैं और कैसे सहायता करते हैं। वन बिलार, कांटेदार फल और बीज इसके शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। सियार, शेष सड़े गले मांस को खाकर वातावरण शुद्ध करता है। चमगादड़ जमीन पर गिरे हुए फल खा लेता है। वह फल के बीज को हजम नहीं कर पाता। यह बीज उसके मल से बाहर आ जाता है। समय अनुसार यही बीज पौधे और वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ प्रकृति में एक जीव के साथ दूसरे जीव का संपर्क बताया गया है। तो देखिए यहाँ सहजीवन दिया गया है। ठीक है, तो चित्र में देखिए गाय के साथ कौन है? बगुला। ये समुद्री फूल है। इसके साथ किसका संपर्क है? क्लाउन मछली, चींटियाँ, एफिड, गैंडा, मैना। ये समुद्री फूल, सन्यासी, केकड़ा। आगे चलते हैं। देखिए एजोला क्या है? एजोला एक प्रकार की कलमी लता है। इसके पत्तों के बीज में एक प्रकार का बैक्टीरिया मिलता है जो हवा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को बांधकर रखती है। इससे एजोला को लाभ होता है क्योंकि खाद्य के लिए नाइट्रोजन चाहिए और एजोला अपने पत्तों पर उस बैक्टीरिया को रहने की जगह देता है। इससे दोनों को ही लाभ मिलता है। प्रकृति में देखा जाता है कि दो जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं और बचे हुए हैं। इस तरह के परस्पर संपर्क में बहुत बार यह भी देखा जाता है कि दो जीवों के परस्पर संपर्क में सिर्फ एक ही जीव का उपकार होता है, दूसरे का उपकार या अपकार नहीं होता। प्रकृति में इस तरह के संपर्क जहाँ दो या इससे अधिक जीव एक दूसरे के संग रहते हुए बचे रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सहजीवन। ठीक है, यहाँ देखिए इस चार्ट में दिया गया है सहजीवी और ये है संपर्क। तो जीव, अभी मैंने चित्र में बताया था कि किस तरह किस एक प्राणी का दूसरे प्राणी से कैसे संपर्क है, दोनों को दिखाया। तो जीव गाय बगुला, गाय के साथ बगुला। गाय क्या कहती है? घास खाती है। घास चरने के लिए ये कहाँ जाती है? घास पर चलती है। तो इसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वे उड़ जाते हैं, जो गाय बगुला के खाद्य पदार्थ हैं। कई बार ये गाय के शरीर पर बैठने वाले कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। समुद्र फूल, क्लाउन मछली। क्लाउन मछली सागर फूल के संग रहती है। समुद्र फूल की शत्रु जैसी तितली मछलियों को भगा देती है और समुद्र फूल के खाने वाले हिस्से क्लाउन मछली खाते हैं। कई बार क्लाउन मछली का पीछा करते हुए आने वाले प्राणी समुद्र फूल का शिकार हो जाते हैं। चींटियाँ, एफिड या रस चूसने वाले पतंगे पेड़ों के शर्करा युक्त रस का पोषण करके समृद्ध वर्ज्य का त्याग करते हैं। इस वर्ज्य पदार्थ का नाम क्या है? मधुरस। चींटियाँ बड़े मज़े लेकर खाती हैं। खाने के उद्देश्य से चींटियाँ एफिड या रस चूसने वाले पतंगों का भरण पोषण करती हैं और उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाती हैं। यहाँ तक कि एफिड का खाना नष्ट होने पर उन्हें एक पेट से दूसरे पेट तक ले जाती हैं। गैंडा, गाय बगुला, मैना। मैना के बारे में दिया। मैना गैंडे की पीठ पर बैठकर
गैंडे की चमड़ियों में पाए जाने वाले कीड़ों को खाकर आराम पहुंचाती है। बदले में मैना को ये कीड़े खाद्य के रूप में मिल जाते हैं। समुद्र फूल, सन्यासी केकड़ा। सन्यासी केकड़ा के पेट का हिस्सा बहुत नरम होता है, इसलिए वह किसी मृतक समुद्री प्राणी के खोल में अपना निवास बनाता है और उसकी पीठ पर सागर कुसुम को लेकर इधर उधर बहता रहता है। सन्यासी केकड़े की देह जैसे जैसे बढ़ती है, समुद्र फूल इसे ढक कर रखते हैं। समुद्र फूल अपने विषैले कोषयुक्त स्पर्शक की सहायता से सन्यासी केकड़ा की रक्षा करता है। सन्यासी केकड़ा को खाद्य सामग्रियों में से ही समुद्र फूल का ही हिस्सा मिलता है। आगे, कौन किसको खाता है? देखिए, यहाँ ये 3 प्राणी दिए गए हैं। ये कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है। ठीक है, तो मांसाहारी प्राणी किसे कहते हैं? जो प्राणी मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी प्राणी कहते हैं। और शाकाहारी प्राणी, जो प्राणी फल फूल पत्तियां खाते हैं उसे शाकाहारी प्राणी कहा जाता है। देखिए, यहाँ शियार दिया है। शियार क्या खाता है? शियार मुर्गी, बकरी के बच्चे, चिड़िया, बड़े चूहे, इन सबको खाता है। वन व्हीलर क्या क्या खाता है? वन व्हीलर मुर्गी, हंस खाता है। देखिए, यहाँ चार्ट में दिया गया है खाने वाले प्राणियों का नाम। ये खाने वाले प्राणियों का नाम है, कहाँ देखा जाता है इनको, और इनका भोजन या खाद्य क्या है। सियार कहाँ देखा जाता है? जंगल में। क्या खाता है? मुर्गी, चूहा, चिड़िया, बकरी के बच्चे। गो जंगल में, सांप, चूहा, मछली। सेंगवार या वन व्हीलर जंगल में, केला, दूसरे फल, हंस, मुर्गी। कोबरा जंगल में, पक्षी, चूहा, मेढक। विशाल सांप जंगल में, पक्षी, चूहा, मनुष्य, बंदर। छिपकली घरों की दीवार पर कीड़े मकोड़े, तिलचट्टा आदि खाती है। मकड़ा घने पेड़ पौधों की डालियों पर या घरों की छतों पर मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े खाता है। मेढक तालाब के किनारे कीचड़ में कीड़े मकोड़े खाता है। बैल गांव के खेत में देखा जाता है, यह घास पत्ते खाता है। भैंस गांव के खेत में घास पत्ते खाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। परजीवी क्या है? परजीवी किसे कहते हैं? जो जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होकर अपना भोजन बनाते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है उदाहरण, ये जू कीड़ा दिया है और यहाँ यह एक स्वर्णलता। जू एक प्रकार का कीड़ा है। यह हमारे सिर को ही अपने घर रहने की जगह बना लेता है और इनका भोजन क्या है? हमारा खून। ये हमारे सिर को नुकसान पहुंचाती है, यह हमारे ऊपर निर्भर करती है और जीवित रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। ठीक है, ये परजीवी क्या केवल मनुष्य के शरीर पर ही निवास करते हैं? नहीं, पेड़ पौधों पर भी निवास करते हैं। परजीवी मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणियों के शरीर में भी अपने रहने की जगह बना लेते हैं। जैसे वृक्ष को वे अपना स्थान बना सकते हैं। हल्दी रस से नरम उसी के देखने जैसे कीड़े को आप कहाँ देखोगे? लता, बेत या दूसरे किसी पेड़ के ऊपर। जो कीड़े इन पेड़ों के ऊपर ही होते हैं और पेड़ के रस को सोखकर जिंदा रहते हैं, इस लता का रंग कैसा होता है? हल्दी जैसा, इसलिए इसका नाम क्या है? स्वर्णलता। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, परजीवी
कहाँ घर बनाते हैं, शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पहला सूक्ष्म जीवाणु, कहाँ, फेफड़ा, हड्डी और अन्य अंश। क्या क्या लक्षण, बुखार, शरीर का वजन घटना या खांसी। दूसरा फीता कृमि, आंत, पेशी, मस्तिष्क, यकृत। क्या लक्षण, दुर्बलता। मलेरिया की जीवाणु, यकृत, लाल रक्त कणिका, बुखार, रक्त की कमी, दुर्बलता। आमाशय के जीवाणु आंत में घर बनाते हैं। लक्षण, बार बार पतला दस्त होना, शरीर में पानी का कम हो जाना। दूसरे प्राणियों के ऊपर मनुष्य किस तरह निर्भर करता है, किस तरह। देखिए, ये है चित्र में मधुमक्खी का छत्ता और यहाँ ये ग्वाला गाय का दूध दूह रहा है ना, गाय का दूध निकाल रहा है। तो मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलता है, मधु मिलता है, शहद मिलता है ना। तो शहद हम कैसे निकालते हैं, मधु के छत्ते के ऊपर आग और धुआं दिखाकर मधुमक्खियों को छत्ते से भगा देते हैं और शहद निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, शहद के अलावा हमें प्राणियों से क्या मिलता है, क्या मिलता है, अंडा, मांस, दूध, ये सब कुछ हमें प्राणियों से मिल जाता है। लेकिन दूध से बहुत कुछ बनाया जाता है, जैसे घी, मक्खन, छेना इत्यादि। देखिए, इस चार्ट में कुछ खाने के वस्तुएं का नाम दिया गया है। किस प्राणी से मिलता है, मधु, मधुमक्खी से मिलता है। मांस, बकरी, भेड़, मछली, मुर्गी। अंडा, मुर्गी, बतख से। दूध, दही, घी, गाय भैंस से। मक्खन, छेना भी गाय भैंस से मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया है, वस्त्र बनाने के क्या क्या उपादान है और किस प्राणी या उद्भिद से हमें मिलता है। देखिए, रेशम, रेशम किससे मिलता है हमें, रेशम के कीड़े से। किससे मिलता है, रेशम के कीट से। ऊन किससे मिलता है, भेड़ से। सूती धागा, कपास से। फ्लैक्स, जूट से। ठीक है, अब औषधियों के लिए किस प्रकार हम प्राणियों पर निर्भर है। देखिए, कॉड जैसी कुछ समुद्र की मछलियों का लीवर यानी यकृत का तेल कहाँ से मिलता है हमें, कॉड मछली से। समुद्री मछली है, कॉड जैसी समुद्री मछली, इससे हमें यकृत का तेल मिलता है। ठीक है, और आप लोगों ने निश्चय ही बकरी या मुर्गी की कलेजी खाई होगी। तो वह कलेजी दरअसल बकरी और मुर्गी की कलेजी नहीं, यकृत है। क्या है, यकृत। यकृत के तेल में क्या रहता है, विटामिन। क्या रहता है, विटामिन। विटामिन का क्या अर्थ है, विटामिन हमारे खाने में एक अत्यंत जरूरी उपादान है। विटामिन की कमी से कई तरह के रोग होते हैं। हमारे शरीर में जो रोग हो जाते हैं किसकी कमी से होते हैं, विटामिन की कमी से। तो विटामिन ए और विटामिन डी हमें किससे मिलता है, सामुद्रिक मछलियों के यकृत में जो तेल होता है उससे मिलता है। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन डी का क्या महत्व है, हमारा शरीर, दांत को ये दोनों विटामिन मजबूत बनाते हैं। कॉड मछली के यकृत के तेल में विटामिन ए पर्याप्त परिमाण में
मिलता है और विटामिन डी भी। हमारी आँखों के लिए विटामिन ए अच्छा होता है। देखिए यहाँ दिया गया है औषधि के लिए कॉड के लीवर का तेल कहाँ किस प्राणी से मिलता है? कॉड मछली से मिलता है। किस काम में आता है? हमारे शरीर में विटामिन ए और डी की कमी को पूरा करता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रदूषण कम करने वाले प्राणी। कौन कौन है प्रदूषण कम करने वाले प्राणी? कौवा, गीद, सूअर, कुत्ता, मुर्गी, ये सब प्राणी जो है प्रदूषण को कम करते हैं। ठीक है, तो कौवा कैसे, गिद्ध कैसे प्रदूषण कम करता है? गिद्ध क्या करता है? गिद्ध सड़े गले मांस को खाकर प्रदूषण कम करता है। और कौवा क्या करता है? सड़ी गली वस्तुओं को खाता है ना? सड़ी गली वस्तुओं को खाकर पर्यावरण को दूषित होने से बचाता है। इसे झाड़ूदार पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? झाड़ूदार पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, नाली के किनारे हम कुछ सूअर को देखते हैं। ये सूअर नाली की गंदगी को खाकर हमारे आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखते हैं। देखिए यहाँ चार्ट में दिया गया है कि कौन से प्राणी किस तरह हमारे आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कौवा सड़ी गली वस्तुओं को खाकर, सूअर गंदगी को खाकर, गीद सड़े गले मांस को खाकर, कुत्ता जूठा बचा हुआ भोजन खाकर या मांस का टुकड़ा खाकर, मुर्गी कीड़े मकोड़े को खाकर। ठीक है, देखिए परिवहन में कौन कौन प्राणी सहायक है? चित्र में दिया गया है बैल, घोड़ा। ठीक है, बैल कैसे सहयोगी है? खेत से सामान को ढोकर बाजार ले जाने के लिए। घोड़ा मनुष्यों को या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ चार्ट में भी दिया गया है। देखिए परिवहन और सहायक कुछ ऐसे प्राणियों के विषय में लिखिए जो हमारी सहायता करते हैं, जो हमारे परिवहन में कैसे सहयोगी हैं। यहाँ प्राणियों के नाम दिए गए हैं। कैसे परिवहन के लिए सहयोगी है तुमने कहाँ देखा है? बैल खेत से सामान को ढोकर बाजार ले जाने के लिए गांव में देखा गया है। घोड़ा मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए गांव में। ऊंट रेगिस्तान में सवारी तथा माल ढोने के लिए रेगिस्तान में। खच्चर पहाड़ों पर चढ़ने तथा माल ढोने के लिए कहाँ देखा इनको? पहाड़ में। ठीक है, आगे चलते देखिए कृषि कार्य में सहायक इस चित्र में दिखाया गया है। पहले मनुष्य बैल और हल द्वारा खेतों को जोतता था, उसके बाद ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ है ना। देखिए किस तरह खेतों को जोता जाता है नई तरीके से। यहाँ पेज नंबर 19 में कुछ चार्ट खाली हैं, इनको आपको फिलअप करना है। ठीक है, ये आप खुद अपने आप कीजिए। यहाँ देखिए दिया गया है हमारे लिए लाभदायक कीटाणु। कौन है हमारे लिए लाभदायक कीटाणु? ये मैं आपको बताऊंगी, किंतु पहले आप देखिए दही जमाने के लिए एक के बाद एक
क्या क्या करना होता है यहाँ आपको लिखना है। आप अपनी माँ से पूछ कर लिखिएगा कि दही किस प्रकार जमाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दही जमाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह क्या क्या है। थोड़े से गर्म दूध में दही के अंश को मिलाकर रख देने से दही बन जाता है, दही जम जाता है। यहाँ देखिए, लैक्टोगेसिलस, खुली आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते, उसमें एक प्रकार का सूक्ष्म जीव या कीटाणु होता है। इस अणु जीव का वैज्ञानिक नाम है कीटाणु। इस अणु जीव का वैज्ञानिक नाम लैक्टोबैसिलस भी है। यह एक तरह का बैक्टीरिया है। ये दूध में एक प्रकार की एसिड तैयार करते हैं। इस एसिड का नाम ही है लैक्टिक एसिड। और भी कई प्रकार के परिवर्तन के कारण दूध का दही बन जाता है। देखिए, लैक्टोबैसिलस दिखाए गए हैं। पावरोटी कैसे बनती है, तो पावरोटी बनाने के लिए किस किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। मैदा, आटा और पानी। इसके अलावा ईस्ट का भी व्यवहार किया जाता है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक तरह का एक कोशीय फंगस है। ठीक है, ईस्ट क्या है? एक कोशीय फंगस है। मैदा या आटा की शर्करा को ईस्ट तोड़ देता है। कौन तोड़ता है? ईस्ट। मैदा या आटा की शर्करा को। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल तैयार हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मैदा या आटा के मिश्रण को फुलाने में सहायक होता है। कौन सहायक होता है मैदा या आटा के मिश्रण को फुलाने में? कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में उसी मिश्रण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और पावरोटी में हल्के हल्के छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, अब औषधि निर्माण। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर में रोग को जन्म देते हैं और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनके कारण विभिन्न जीवाणु के नष्ट होने के कारण दवाइयों के महत्वपूर्ण उपादान हमें मिलते हैं। स्ट्रोटाइसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया की विभिन्न प्रजाति से प्रायः 50 से भी अधिक बैक्टीरिया नाशक फंगस, पेस्टिसाइड, परजीवी नाशक दवाइयाँ पाई जाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन से प्राप्त ऐसी ही कुछ दवा है जो हमारे शरीर के अंदर घुसने वाले जीवाणुओं को मार देती है। तो बच्चों, आज हमने विज्ञान का प्रथम अध्याय पूर्ण किया। आशा करती हूँ आप सभी को यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।